नमस्कार, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक भारी भरकम बजट पेश किया और ये बजट सभी वर्गों को साधने में कामयाब रहेगा नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2024 के लिहाज से ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वजह से क्योंकि इस बजट में तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो या फिर वो नौकरी पेशा ही लोग क्यों ना हो। तो बजट किन मायनों में खास रहा है और इस बजट से आगे आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, अगर बात की जाए वोकल फॉर लोकल या फिर आत्मनिर्भर भारत की, तो उसकी नींव को किस तरीके से मजबूती मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी हैं। और ये विशेष मेहमान इस रूप में विशेष है क्योंकि सभी वर्गों से, सभी क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर हैं। अगर मैं औपचारिक इंट्रोडक्शन आपका कराऊँ तो जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग मौजूद हैं, कर्मचारी नेता मौजूद हैं, महिला उद्यमी मौजूद हैं, गृहिणियाँ मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके लिहाज से बजट किस हिसाब से महत्वपूर्ण है और जो बात कही जा रही है कि कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हम प्राप्त करें, वो ये बजट साधने में कितना कामयाब होगा। 2024 चुनाव के लिहाज से बजट कितना महत्वपूर्ण होगा। पहले मैं औपचारिक परिचय करा दूं आपका। डॉक्टर रंजना खरे जी हैं हमारे साथ, सीएमएस झलकारी बाई की। सुनील यादव जी हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं। शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नीरज सिंह जी हैं। ऋतु शुक्ला जी हैं। और अगर बात की जाए कर्मचारी नेता में तो शशि कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं और तमाम जो मेहमान हैं वो भी हैं। सुमन जी हमारे साथ हैं, दीप्ति सिंह जी हैं, लीना जी हमारे साथ हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। कुछ मेहमान रास्ते में हैं, वो भी अभी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शिवेंद्र जी से जानना चाहेंगे। शिवेंद्र जी, आपके लिहाज से देखा जाए तो ये बजट किन मायनों में खास रहा? अगर मेरे लिहाज से आप पूछेंगे तो बजट इस मामले में खास है कि कुछ बुरा नहीं हुआ इस बजट में। पहली बात, बुरा नहीं होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा बजट है। बजट अच्छा इस सेंस में ये है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के थ्रू इंडिया में कैपेक्स करने की कोशिश की है। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, जो हमारे टोटल जीडीपी का 3.3% के आसपास होगा, जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि हम लोग अमृतकाल की बात कर रहे हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये तभी होगा जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कि गवर्नमेंट को पहले इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो और सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट वेलकम स्टेप ऑफ दिस गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो मिडिल क्लास को भी रिलीफ देने की बात की गई है। जो टैक्स जो हमारा 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, उससे मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है। और दूसरी बात और है, जो सुपर रिच है उनको भी कुछ देने की बात की गई है। वहाँ भी जो उनका एग्रीगेट टैक्स था अराउंड 42% के आसपास होता था, उसको भी कम करने की बात की गई है। तो ये भी वेलकम स्टेप है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना के लिए हो या फिर और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको एज इट इज़ रखा गया है और उस पर कुछ ना कुछ वृद्धि की गई है। लेकिन अगर आप कुछ इसके इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लें या डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, यहाँ पे कोई बिग बूस्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आई विल से दिस इज़ गुड बजट, क्योंकि जो एक हमारी तरफ सराउंडिंग है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है यूरोप में, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिजिकल डेफिसिट को 5.9% पे रखने में कामयाब हो रही है, दिख रही है, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो हमारे गवर्नमेंट की जो हेल्थ है वो खराब होगा और जिससे हम सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, इस बजट की बात की जाए तो 7 प्राथमिकताओं पर आधारित ये बजट है। समावेशी विकास, हरित विकास, वित्त क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, क्षमता विकास, युवा शक्ति, आखिरी मील तक पहुंच, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के इस बजट को पेश किया गया है। कैसे देखते हैं इस बजट को और आगे आने वाले समय में क्या लगता है इस बजट से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे जो है वो देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी, संवरेगी? देखिए, बजट बनाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो बजट बनता है लोगों को खुश करने के लिए, तो उसमें अच्छे अच्छे वादे किए जाते हैं। और एक बजट बनता है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बाद में दिखता है। तो जैसे इस बजट में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पे, इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और अगर हम सबको एजुकेट कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा कर सकते हैं, तो जो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा उसमें एक लक्ष्य उसका वो भी है, तो ये तभी हो पाएगा। चाहे जल योजना गवर्नमेंट की हो, आवास योजना है, ये सबको साधने की बात की गई, समावेशी की बात की जा रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है इस बजट में, जो इसकी अच्छी बात है। सबसे मेन मुद्दा ये है, हमें लगता है कोविड के बाद जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, जो गवर्नमेंट कर रही कोशिश करने की धरातल पे उसको उतारना जरूरी है, जो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना और
इसके साथ साथ ही इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, कमोडिटी कंजम्पशन है, इसको बनाए रखना। पूरी दुनिया में कमोडिटी कंजम्पशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। तो गवर्नमेंट के पास भी इतना स्कोप नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चे कर दे हर सेक्टर में, क्योंकि खर्चे करने के लिए पैसा हम ही लोगों से आएगा, उसके लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा नहीं सकती, हम लोग एक्सट्रीम पर है इस टाइम। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए बजट नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक अच्छा बजट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रंजना खरे भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड आया उसके बाद से जो बात कही जा रही थी कि कैसे हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात क्यों ना हो, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया जा रहा है। तो इस बजट में ICMR लैब बढ़ाने की जो संख्या है वो भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो मैम से भी जानेंगे, मैम किस नज़रिए से आप देखती हैं इस बजट को। और जिससे पहले मैम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुपमा जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, उनसे समझेंगे कि कैसा रहा ये बजट। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे साथ जो महिला उद्यमी है आनंदी अग्रवाल, उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि स्टार्टअप पे लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो देश की मोदी सरकार हो, लगातार ये फोकस रहता है कि कैसे स्टार्टअप को, MSME सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देखती हैं इस बजट को, क्योंकि ICMR की जो लैब की संख्या है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है, कितना ज़रूरी है देश के लिहाज से, क्योंकि अभी देश ने 2 साल पहले जो है वो कोविड की मार झेली है। देखिए, ऐसा है कि इस बजट में 2.7% जो है वो वृद्धि हुई है। हेल्थ केयर बजट को अधिक धनराशि आवंटित की गई है और इससे जो है वो हमारी जनता को विशेष फ़ायदा होने वाला है और जन साधारण तक ये हेल्थ केयर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ प्रोवाइड कर सके। गांव-गांव तक वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं और उनके लिए जो हमें स्वच्छ जल और पौष्टिक आहार, ये सब सरकार की स्कीम्स में है। इसके अलावा हमारी लैब्स जो हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए भी कार्य करती हैं और उसमें जो है सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी, जो कि अभी तक कोई उसको मतलब उसकी विशेष जांचें नहीं हो पा रही थी जनसाधारण के जनसंख्या में, तो उसके लिए हम लोगों का उद्देश्य है कि उसको 2025 तक उसको जनसाधारण तक उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा और भी जांचें हैं, जो इसलिए लैब्स का एग्रीटेशन होना है और हॉस्पिटल्स का एग्रीटेशन होना है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड मिल सके हमें जांचों का। और सारे एक्रीडिटेशन के बाद ये लैब्स जो हैं वो ICMR लैब्स उसमें हेल्प करेंगी, जैसा कि कोविड में लैब्स ने हेल्प करा और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जनपद पर लैब्स खोली गई, जिससे कि जनसाधारण का कोविड टेस्ट होता रहा और कोविड को, महामारी को हम लोगों ने अच्छी तरह से टैकल करा था। तो आगे भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये वृद्धि जो हुई है बजट में, वो इससे हमें जनता को, गरीब वर्ग को भी फ़ायदा होगा। और आयुष्मान जो भारत योजना चल रही है उसके डिजिटलाइजेशन होगा और जिससे गरीब जनता को जन सुविधाएं हेल्थ केयर सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगी, यही हमारी आशा है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें और पैरामेडिकल स्टाफ की बात ना करें तो ये सही नहीं होगा। चीफ फार्मासिस्ट हैं हमारे साथ सुनील यादव जी, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसा रहा है उनकी नज़र में ये बजट, क्योंकि फार्मा क्षेत्र में भी निवेश करने की बात कही गई है। और उससे पहले सुनील जी स्टार्ट करें, उससे पहले हमारे बीच में जो व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश छाबलानी जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि व्यापारियों के लिहाज से ये बजट किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि व्यापारियों की कुछ अलग डिमांड भी थी, उनसे जानेंगे। सुनील जी से मैं कहूँगा कि आप अपनी बात कहें कि क्योंकि लगातार सरकार पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी बात कर रही है, हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये फोकस है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो एक भारी भरकम निवेश लाने की भी उम्मीद है। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? इस बजट में अगर हम फार्मा सेक्टर को देखते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, उसमें फार्मा रिसर्च पर निवेश करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता ये कही गई है बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा। ये दोनों बिंदु जो है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मेसी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक अभी आपने देखा कि कोविड में हम लोगों ने रिसर्च के बल पर ही आज हम विश्व में बहुत अच्छी पोजीशन में आए कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और वैक्सीन को हमने एक्सपोर्ट किया और मैक्सिमम कंट्रीज में हमने अपनी वैक्सीन भेजी। तो आज उस रिसर्च को और बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अभी भी और इस पे और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मा हब बनाए जाने की आवश्यकता है।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके के मैन पावर, जिस तरीके के लोग इंडिया में हैं, और विशेष तौर पे फार्मा सेक्टर के लोग, आज हमारे पास फार्मडी हैं, आज हमारे पास पीएचडी फार्मेसी में अलग अलग विंग के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिक्स में तमाम सारे पीएचडी हैं। मतलब पूरे अगर हम इंडिया को देखें तो आज हमारे पास लगभग 20 लाख से ऊपर फार्मेसी मैन हैं। उसमें सारे हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं, पीएचडी भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं। तो इन लोगों को सही जगह पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अभी डॉक्टर साहब, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा उस पर बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट पे अभी और काम की ज़रूरत है। और एक जो मुझे सबसे एज ए वर्कर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व करने के कारण मुझे एक चीज़ और कमी लगती है कि सरकारें अब पीपीपी पे ही सब कुछ करना चाहती हैं। और आपने देखा होगा कि इस बजट में भी कई जगहों पे कहा गया कि पीपीपी पे काम करेंगे। अभी आप कह रही थी कि हमारे यहाँ जो वेलनेस सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स में कहीं भी परमानेंट एम्प्लॉय की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सब ठेके पे चलेगी। वहाँ पे बहुत कम पैसे में आदमी काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जेब में हमारे पैसा ही नहीं होगा तो हम भारत की इकोनॉमी को कैसे समझें। वो इकोनॉमिस्ट समझा सकते हैं कि अगर हम 5,000 और 10,000 रुपये का आदमी जो होगा काम करने वाला, वो अपनी जीवन को कैसे चलाएगा। और अगर उसके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो भारत को और कैसे समृद्ध कर सकेगा। किस आंकड़े के हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है, वो आंकड़े में होगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, एक कर्मचारी नेता होने के नाते मुझे जो दिख रहा है कि जो कर्मचारियों की आय है, जो हमारे अभी ज़्यादातर ठेके के कर्मचारी काम कर रहे हैं, पीपीपी पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज जो सैलरी है वो 5,000 रुपये से 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो 12,000 वाला आदमी कैसे अपने इस देश के ग्रोथ को बढ़ाएगा, ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर की चीज़ है। तो सरकार, मेरा सुझाव था, पहले भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को भेजा था, 2-3 सुझाव हमारे थे। एक ये था कि जो पीपीपी मॉडल है आप करिए, लेकिन ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को भी बढ़ाने की व्यवस्था की है। पीएसयूज बढ़ाए जाएँ। आज हमारे पास पिछले 15 सालों का, मैं अभी अध्ययन कर रहा था आते आते रास्ते में, पिछले करीब 15 सालों से मुझे कोई पीएसयू बनता हुआ नया नहीं नजर आया। शायद आप लोग बेटर समझेंगे उसको। तो अगर पीएसयू हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे हमारे जितने पुराने पीएसयू वो बिक रहे हैं, तो हम अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे, हम हो सकता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम जी खा लेंगे आराम से, लेकिन बच्चों को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट पे हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे बजट का मतलब उस जगह पे कहीं ना कहीं छीड़ हो जाता है, बहुत खुशियां नहीं दे पा रहा। एक हमारे संगठन ने और डिमांड किया था, जो इप्सेफ है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कर्मचारियों का संगठन है, हमने कहा था कि जो पुरानी पेंशन है, और मुझे लगता है कि ये सारे देश की मांग एक हो गई है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये मांग उठ रही है, तो शायद सरकार इस बजट में ऐसी घोषणा कर दे कि पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से लागू हो रही है। और उसका एक कारण मैं और बताऊं, अभी आपने देखा कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां एकाएक घाटे में जाने लगी हैं, और हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, पेंशन का पैसा, जो एनपीएस का पैसा, वो कहाँ लग रहा है, हमारे कर्मचारियों को पता ही नहीं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर बड़ी कंपनियां इस तेजी से डूब रही हैं तो हमारे कर्मचारी का पैसा, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ है, और वो पैसा डूब जाएगा। वो पैसा डूब, तो इसलिए कर्मचारी ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, आप हमें लाभ ही मत दो, ज़्यादा लाभ मत दो, जो मुझे पहले से मिलता रहा है वो कम से कम मुझे मिल जाए। तो पुरानी पेंशन बहाली की आस कर्मचारियों को थी, जो इस बजट से टूट गई। दूसरा, हमने कहा था कि जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को कम से कम टैक्स फ्री पेंशन दीजिए। जिनको पहले से पेंशन, कितना पेंशन मिलती है उसमें टैक्स देता है। और एक शायद आप लोगों की जानकारी में हो, डॉक्टर साहब आप बेटर समझेंगी, कि जब हम मेडिकल रिम्बर्समेंट हम कराते हैं, जो कर्मचारी है, अगर कोई कर्मचारी अपना इलाज करा रहा है तो उस इलाज का रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट करती है, और जब वो रिम्बर्समेंट होता है तो उस रिम्बर्समेंट में टैक्स कटता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आप हमारे पैसे को रिम्बर्स कर रहे हो। तो रिम्बर्समेंट मेरा इकोनॉमी में मेरे वो वृद्धि कैसे हुई, या वो पे का पार्ट कैसे हुआ। तो ये गवर्नमेंट को सलाह दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। पूरे
इस बजट में मैं एक कर्मचारी नेता होने के नाते स्वागत करूंगा गवर्नमेंट का 2-3 पॉइंट्स पे। एक तो फार्मा सेक्टर को उन्होंने प्राथमिकता दी है। रिनोवेशन, पहली बार मुझे लगा कि रिनोवेशन की बात हुई है फार्मा सेक्टर पे। और चूंकि मैं फार्मेसी का अपने फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख फार्मासिस्टों की तरफ से। और मैं ये चाहूँगा कि फार्मा हब जल्दी से जल्दी बने। और उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ज़्यादा असीमित संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फार्मा हब बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एपीआई अपने इंडिया में बनाएं। जो एपीआई है, अभी भी हम बाहर के देशों पे निर्भर हैं। अगर एपीआई हम बनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे। और आगे जो अभी रिसर्च है हमारा, वो रिसर्च अच्छा बढ़ेगा। हमारे पास बहुत रिसर्च स्कॉलर्स हैं और तमाम सारे रिसर्चर मार्केट में हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये पॉइंट्स जो है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए वो स्वागत योग्य हैं। और जिन पे हम लोगों से सलाह हम लोगों ने दी थी वो नहीं पूरा हुआ, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ी निराशा हुई। तो निराशा हुई है, लेकिन स्वागत योग्य भी फैसले हैं। कई ऐसे फैसले हैं जिनसे कहीं ना कहीं सीधा विकास जोड़ने की जो बात कही जाती है वो कही जा रही है। अभी आपने जिक्र किया पुरानी पेंशन बहाली का, और पुरानी पेंशन बहाली पे अगर शशि कुमार मिश्रा जी से बात ना की जाए तो वो पूरा नहीं होगा। शशि जी, आप बताइए, कर्मचारियों के लिहाज से बजट में काफी चीजें हैं, और बड़ी बात यह है कि नगर निगम करीब से आपने देखा है और कहा, अब ये भी कहा गया कि अब मैनुअल में कर्मचारी नहीं उतरेंगे, तमाम आधुनिक मशीन भी दिए जाएंगे। तो आपके नजरिए से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्थानीय निकाय जिससे मैं सीधे संपर्क रखता हूँ, मैं भारतवर्ष की तीसरी सरकार हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यदि स्थानीय सरकार के वर्कर्स को ये सिचुएशन में जीना पड़ेगा तो बड़ा दुर्भाग्य है। आज आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल बाद आज भी निकाय कर्मचारियों के स्ट्रक्चरिंग, उनके स्टेट एम्प्लॉइज़ के बराबर वेतनमान, भत्ते, पुरानी पेंशन, जैसा कि सुनील जी ने कहा, ऐसे तमाम से मुद्दे हैं जो स्थानीय निकाय का कर्मचारी उसके नहीं लागू हो पा रहा है। इन सब इश्यूज को लेकर, चूँकि हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम सरकार के सीधे पार्ट होते हैं। और हमारा मानना है कि जब तक मनुष्य नाम की चीज़ इस धरती पर है, तब तक निकाय की सेवाओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। और उनकी उपेक्षा करके कोई सरकार कहे कि बहुत बड़ा हम जग जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। रही बात बजट की, तो बजट में कुछ पॉइंट हैं, जैसा कि सुनील जी ने कहा, वो हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कम से कम 10 लाख तक के जो पेंशनर हैं उनको रिबेट दिया जाए। और ऐसे तमाम से मुद्दे हैं, जैसा कि कहा कि रिम्बर्समेंट में हमको टैक्स लिया जाता है। और हमारा जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है वर्तमान में 8 लाख के आसपास के रेंज में जा रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है। तो इन सब को लेकर आज का जो कर्मचारी है वो हताश है, निराश है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लोग स्वागत भी करते हैं। आनंदी अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, महिला उद्यमी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके लिहाज से कैसा रहा ये बजट, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को कहा ही जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आईआईए से जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण संगठन है, और आईआईए जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में की पार्टनर के रूप में भूमिका भी अदा कर रहा है। अन जी, आपसे जानेंगे, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई है, आप कैसे देखती हैं एक महिला होने के नाते, एक महिला उद्यमी होने के नाते, कि ये बजट आपके लिए कितना खास होने वाला है? हमारी इंडियन इकॉनमी देश की विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इंडस्ट्री एमएसएमई एक बड़ी भागीदारी अपनी प्ले करता है देश की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल ये बजट हमारी इकॉनमी के लिए तो जो भी काम हो ही रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक ही बजट रहा है, क्योंकि इसमें जो हमें जो लाभ दिया गया है एमएसएमई को, इसमें बेसिकली यही दिया गया है कि इसमें कोलैटरल जो डिमांड रहती थी उसको कम कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा, जो एमएसएमई जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उनमें 2 करोड़ से जो प्रिजम्पटिव टैक्सेस होते हैं उसको 2 करोड़ से उसको 3 करोड़ कर दिया गया है। तो बाकी सरकार अपनी योजनाएं और काफ़ी कर रही है हमारे इन्वेस्टर समिट को लेकर भी, कि इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, जिससे डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बड़ी भागीदारी है जो हमारे देश के युवा और सभी को एम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस रहते हैं उनका भी एक बेहतर कल होगा अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो ओवरऑल एक ठीक बजट है। बहुत कुछ ऐसा हमें बहुत खास नहीं मिला इंडस्ट्री को कि जिससे बहुत हम खुश हो जाएं, पर हाँ ओवरऑल हम इसको ठीक कहेंगे। तो बजट जो है वो ठीक है और ओवरऑल बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है कहीं ना कहीं उससे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और इंडस्ट्री जब आगे बढ़ेगी तो जो अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं, उसको जरूर तेजी मिलेगी। तो अनुपमा जी भी हैं, अनुपमा जी से भी हम जानेंगे। मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, आपके लिहाज से कैसा है ये बजट, और जो टैक्स छूट की बात कही जा रही है, तमाम ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ गया है इस बजट में, कैसे देखती हैं आप इस बजट को? मैम मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो बजट आया है हमारा, दैट इज़ मोर इकोनॉमिकली ग्रोथ हम कर पाएँ उससे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। डेवलपमेंट को थोड़ा कम प्रेफरेंस दी गई है। ऑल्दो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी डिफरेंस कम हो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो क्योंकि हम लोगों ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का एम कर रखा है, तो ये वाला जो बजट है वो उस पे ज़्यादा फोकस्ड है। बीइंग इन एकेडमिक्स आई रियलाइज़ के जैसे सर भी कह रहे थे, रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। तो लास्ट बजट भी जो था और इस बजट में भी दोनों जगह ऐसा हुआ है कि हाई स्कूल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट ओवरऑल 6% ऑफ द GDP शुड गो फॉर द एजुकेशन, जो कि नहीं हो रही है। और बिसाइड्स टेकिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड, तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ ओपनिंग 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मुझे लगता है कि जितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसमें फंडिंग बढ़ानी चाहिए। बिकॉज बीइंग इन यूनिवर्सिटी हम लोगों को रिसर्च की फंडिंग्स में इश्यूज आते हैं अभी भी, वेदर इट इज़ फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ है। गुड पार्ट अबाउट द बजट इज़ कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है इस बार, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी ये कहते हैं, प्लस फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट हम लोगों को उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इन द पास्ट वी हैव बीन डूइंग गुड इन रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी उस क्राइटेरिया पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वी आर डूइंग बेटर। तो उस केस में देखा जाए तो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी इज़ बेटर। हेल्थ की जैसे मैम बात कर रहे थे, सर बात कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर में भी जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उतना नहीं है। अगेन उसमें भी 5% ऑफ द GDP शुड गो इन द हेल्थ सेक्टर, और जितना मैंने देखा है नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा दिया गया है, विच इज़ अगेन गुड, बट ओवरऑल हमें इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। इनकम के स्लैब्स जैसे कि कम किए गए हैं, बट अगर गवर्नमेंट के इस एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो इनकम टैक्स पेई पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास में, तो उसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना बहुत इफ़ेक्ट नहीं देगा। और एग्रीकल्चर में अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हम लोग लोन के लिए वो बढ़ा रहे हैं रेंज अपनी, बट अगेन उसमें भी और ज़्यादा रियायतें जो हैं वो हमारे फार्मर्स के लिए भी चाहिए, और एग्रो इकनॉमी होने के हिसाब से हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है। सो मोर ओवर आई विल से कि इट्स लेस देन बैलेंस्ड प्रोजेक्ट बजट एंड मोर ग्रोथ फ्रेंडली देन डेवलपमेंट फ्रेंडली, आई गेस। तो सुना आपने कि बजट चीज़ें बेहतर लेके जाने की कोशिश ज़रूर की गई थी इस बजट में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिहाज जो है से उस बजट को फिलहाल लोग जो है वो परख नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस बजट में जो चीज़ें लाई गई हैं कहीं ना कहीं वो देश की तरक्की के लिए बेहतर हो सकती है। तो अभी आपने जिन लोगों को सुना वो अलग अलग सेक्टर के थे, अभी भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए या फिर गृहिणियों की बात की जाए। लेकिन इन दोनों लोगों से पहले मैं व्यापारियों के पास आना चाहूँगा, व्यापारियों से जानना चाहूँगा कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या खास रहा है, क्योंकि एक अलग डिमांड थी व्यापारियों की। अब से कुछ महीनों पहले ही GST की बात कही जा रही थी, GST की छापेमारी भी झेल चुके हैं व्यापारी अलग अलग राज्यों में। तो इन व्यापारियों से भी जानेंगे, सुरेश जी हैं उनसे जानेंगे कि उनके लिहाज से ये बजट कैसा रहा है, और अगर बात की जाए इस बजट की तो व्यापारियों को क्या कुछ मिला है
टैक्स की बात की जाए या भी अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, जो बात कही जा रही थी, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है कि सभी को साथ में रख के सबका साथ सबका विकास पर यह बजट आधारित था। तो सुरेश जी से जानेंगे, सुरेश जी, व्यापारियों को क्या मिला है इस बजट से? आम बजट से मेन तो ये है कि आयकर की छूट की सीमा को बढ़ा के 7 लाख किया है, ये एक अच्छा कदम है सरकार का। और महिलाओं के लिए भी बचत योजना एक लाए हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हम लोग मांग कर रहे थे कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, उसको कम किया जाए, उस पर अभी कुछ नहीं किया गया। लेकिन गारंटी योजना जो सीमा शुल्क लगता है उसमें कुछ कमी की जाएगी, जिससे कुछ वस्तुओं पे दाम कर की दरें कम होंगी, ये सुना है। और जो मैं देख रहा हूँ कि ओडीओपी और एमएसएमई को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए जो निष्क्रिय पड़ी थी उनके लिए सरकार ने एक बड़ा 75 लाख करोड़ रुपए का एक बजट निकाला है। और टूरिज्म को बढ़ावा दिया है काफ़ी, मैं देख रहा हूँ ये एक अच्छा कदम है। लेकिन व्यापारियों की तरफ से भी हम लोग की ये मांग रहेगी, जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे बड़े उद्योगों वालों को क्रेडिट कार्ड से काफ़ी लोन आसानी से मिल जाता है, तो छोटे व्यापारियों को भी कोई क्रेडिट कार्ड से आसानी से लोन मिल सके, ऐसी कोई योजना भी नहीं शुरू हुई। लेकिन कई योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वो फ़ायदेमंद हैं। सरकार को इसमें थोड़ा सा और बदलाव करना चाहिए, तो छोटे व्यापारी और आम को और इसमें सहूलियतें मिलें। जीएसटी को लेकर अभी आपने बताया कि जीएसटी का सरलीकरण की बात कही गई थी, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट में जीएसटी के बारे में कोई बात नहीं की। क्या व्यापारियों में निराशा है इस बजट को लेकर? देखिए, वैसे तो कई बार जीएसटी की दरें काफ़ी ज़्यादा थी, 12, 18 और 28 तक थी, लेकिन कुछ पे जीएसटी कम किया गया। लेकिन अब हम लोग यही मांग कर रहे थे कि एक दर लागू की जाए, एक स्लैब 5% का स्लैब लागू किया जाए। जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कपड़ा है और क्या कहते हैं फर्नीचर है या फिर जूते हैं, मतलब इस तरह के जितने भी आइटम हैं इन पे एक दर लागू की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस बजट में शायद हम लोग को ये नहीं दिया। लेकिन आगे जो इनकी बैठक होगी अपनी वित्त मंत्री जी की, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसमें सरकार अपनी इस बात को ले और व्यापारियों को राहत दे, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ उधर। और व्यापारी ये उम्मीद भी कर रहा था कि इस बार कुछ हम लोग को इसकी राहत दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ समय में वित्त मंत्री जी को इसमें व्यापारियों की बात को लेना चाहिए, उनको आसानी से लोन मिल सके छोटे व्यापारियों को, ऐसी भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। और जीएसटी की दरों को और कम करना चाहिए, जिससे आम आदमी पर इसका दबाव कम हो। तो उम्मीद है व्यापारियों को कि आगे आने वाले समय में ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए सोचेगी, उनके बारे में सोचेगी और कुछ ना कुछ राहत देगी। तो अब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग गृहिणियों के पास कि उनको इस बजट से क्या मिला। तो एजुकेशन सेक्टर का हमारे साथ डॉक्टर नीरज सिंह जी हैं, उसके बाद ऋतु शुक्ला मैम है, इन लोगों से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है, ऐसी तमाम चीज़ें कही गई हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई मुद्दों पर जो है वो काम करने की बात कही गई है। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ जो है वो एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की भी बात की गई है। तो ओवरऑल और एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो उसके लिहाज से बजट कितना महत्वपूर्ण है? अभिषेक जी, देखिए, अगर मुझे लगता है कि जब भी कभी आप किसी डेवलपिंग नेशन की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो यूथ है या फिर जो आपका स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर जब वो बाहर बाद में यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जाता है +2 के बाद में, वो आप उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली मुझे लगता है कि वो आपको एक फ्यूचर में रिटर्न देगा। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि ये जो हाईएस्ट एवर बजट है, मींस अगर मैं पिछले बजट को देखूं तो उससे 10% आपने इंक्रीज़ किया है, चाहे वो आपकी स्कूल एजुकेशन की बात हो या फिर चाहे आपकी हायर एजुकेशन की बात है। हायर एजुकेशन में हम करीबन 44-45 लाख हज़ार करोड़ के ऊपर पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही हमारा जो ओवरऑल जो बजट है एजुकेशन का वो 1,12,000 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए ना कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। आप देखिए, हमने शुरुआत से ही अपने जो एजुकेशन के बजट है उसकी एक कैपिंग सी करके रखी है कि हम कभी उसको डबल डिजिट तक लेके ही नहीं जा पा रहे हैं। हम 4-5% तक आते हैं और फिर उसके बाद में हम कह देते हैं कि प्रीवियस बजट में हमने इतना किया था, उससे 10% हम आ गए हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट एवर बजट। अगले साल भी आप इसको कह देंगे दिस इज़ द हाईएस्ट एवर बजट।
बट आपको ना थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि हमें थोड़ा सा अब ग्लोबल लेवल पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारी चुनौतियाँ किस तरीके से हो रही हैं। ऑल्दो आपकी बात सही है कि आपने कहा है कि आप लाइब्रेरीज को ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस को हैं उसको लेकर आप कई सारी लैब्स लेके आएंगे। 100 लैब्स जो अलग से हैं वो कई सारे ऐप बेस्ड रहेंगी जहाँ पर आप ऐप्स को डेवलप करेंगे। AI को लेके ज़रूर बात हुई है, जो मुझे लगता है कि बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आपने कहा है कि नहीं हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर रिसर्च की बात होगी। एक और जो बेहतर बात है जो मुझे लगता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर आपने कहा है कि लगभग उसमें मुझे लग रहा है कि शायद 3.75 लाख करोड़ आप मतलब 375 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं। 38,000 शिक्षक वहाँ पर आप डिप्यूट भी करेंगे और जो कौशल विकास है वो आपका 4.0 है। जैसा कि अभी पहले ही हमारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये पॉपुलर बजट नहीं है, लेकिन एजुकेशन में मुझे ज़रूर लग रहा है कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। बट फिर से वही बात आती है कि जब हम अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है जहाँ पर हमने 70,000 करोड़ पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे में कहाँ तक हमारी जो स्कीम्स हैं जो धरातल तक है कहाँ पहुँच पा रही हैं। एक तरफ आपका सामना प्राइवेट स्कूल्स और इस तरीके से लगता है और वहाँ पर दूसरी तरफ आपके जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी बदहाली बहुत हर तरीके से देखी जा रही है। हमारे पास रिसर्च के लेवल पे हमें जो बहुत काम करने की ज़रूरत है वो वैसी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि जब तक हम अपने जो यूथ है, जो हमारी यूथ की पॉपुलेशन है, उसको हम यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे या फिर जो हमारे कौशल विकास के केंद्र हैं, चाहे वो IITs हो, चाहे आपके ITI भी हों, अगर तब तक उस पर अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ पर हम बेहतर चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तब तक ये जो स्कीम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिशें पूरी की हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, नई शिक्षा नीति की बात की जाए, चाहे वो शिक्षकों की बहाली की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दों पर इस बजट में ध्यान रखा गया है। लेकिन बात की गई सरकारी स्कूलों की, तो रितु जी भी हमारे साथ हैं, उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की बात ज़रूर हुई है। और उसके बाद हम अपने मेन सेक्टर में आएंगे, गृहिणियों के लिए ये बजट किस तरीके से खास रहा, क्योंकि घर का बजट तो उन्हीं को ही चलाना है, तो उनके पास भी आ रहा है। हालांकि मैं आधी आबादी को ज़्यादा समय उनका नहीं लूंगा। रितु जी, आप अपनी बात कहिए कि आपके लिहाज से बजट कैसा रहा, क्योंकि अभी नीरज जी ने बताया कि कैसे सरकारी स्कूलों की बदहाली हो रही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आपके लिहाज से कैसा रहा ये बजट, और सरकार को अब शिक्षा के क्षेत्र में और क्या करने की जो है वो कोशिश होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस चर्चा में ही बहुत सारे आंकड़ों पर बात कर ली है, मैं उसको पर फिर से आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि नॉर्वे का जो GDP है वो लगभग 6% खर्च करता है, जो कि सबसे बेस्ट है। और जबकि इंडिया हमारा पॉइंट्स में करता है या बहुत 0.1% या पॉइंट्स में ही उसका जो है GDP का खर्चा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि एजुकेशन जो हमारा बेसिक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर ही हम उतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, और विदाउट इन्वेस्टमेंट हम किसी भी रिज़ल्ट पर जा नहीं सकते। लेकिन इस बजट में जो देखने को मिला है कि आदिवासी जनजातियों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए टीचरों की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था करी जा रही है, साथ में ही न्यू लाइब्रेरीज़ बनाई जा रही हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज़। और लेकिन ये सब विकास हो रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे धरातल की या सरकारी की, तो स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमको फाइट करना है प्राइवेट स्कूलों से और या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जो कि सरकारी में देख रहे हैं कि धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो कि मुझे ऐसे इस बजट से उम्मीद थी कि कुछ शिक्षा का बढ़ेगा, कुछ % बढ़ेगा, जिससे कि बहुत कुछ हमारे बदलाव आएंगे। लेकिन जो ये बजट आया है, इसमें मुझे बहुत कुछ फ़र्क होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और आगे मैं यही उम्मीद करूँगी कि भविष्य में सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। तो सरकार को शिक्षा के क्षेत्र पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि समय जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों को जाना भी है, तो मैं एक एक करके और लोगों से रिएक्शन लूँगा। शिल्पा जी हैं हमारे साथ, IIA के वुमेन विंग से हैं, उनसे जानेंगे। मैम, MSME सेक्टर के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, बढ़ावा देने की बात की जा रही है। MSME सेक्टर को इस बजट में भी फोकस किया गया है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की झोली में क्या आया है?
नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं बजट को देख के। वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशल हियर इज़ कि जो 7 लाख कर दिया गया, बहुत बारी ऐसा होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये देख के झिझक जाती हैं काम करने के लिए कि हम इतना टैक्स कैसे देंगे या इतनी टैक्स की निटिग्रिटीज़ को कैसे फॉलो करेंगे। तो आई थिंक उसमें थोड़ी सरलता लाई गई है। पीछे भी हमने योगी जी से भी कुछ हमारी बात हुई थी, तो यही हुआ था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स करना बहुत कुछ चाह रही हैं, बट इतना टैक्स स्लैब और इतने सारी निटिग्रिटीज़ को देख के वो पीछे हट जाती हैं। तो प्रॉबेबली इसमें जो थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दिया गया है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लस जो ये स्कीम आई है जिसमें कि आप 2 लाख रुपए देंगे तो 7.5% है। तो क्योंकि मैं एक कोच भी हूँ, मेरे पास बहुत सारी वुमेन आती हैं जिनको ये है कि वो कमा तो रही हैं लेकिन उनको फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता या कहाँ इन्वेस्ट करें ये नहीं पता। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्कीम है कि एटलीस्ट उनको ये पता है कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सेफ़ है और हमें मिल जाएगा। और इसमें कैपिंग सिर्फ 2 साल की है जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं है, तो कोई भी इमरजेंसी में भी आप कुछ निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी कि उन्होंने वुमेन को लेके उस पर काम किया है। तो आई एम क्वाइट होप। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से सरकार लगातार प्रयास कर रही है और शायद इसी चीज़ को इस बजट में दर्शाने की कोशिश भी की गई है। योजनाएं तमाम लाई गई हैं और कहीं ना कहीं अब जो महिला उद्यमी हैं उनके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई है। तो अब बात करेंगे उस सेक्टर से जिस सेक्टर को इस बजट से कहीं ना कहीं खासी उम्मीदें थी, यानी जो गृहिणियां हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या मिला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम दीप्ति जी से जानेंगे। दीप्ति जी, ये बताइए कि कैसा रहा ये बजट, और जो घर की जो कढ़ाई जब गैस पे चढ़ती है, जब गैस जलाया जाता है, जो 1200 रुपये सिलेंडर का दाम आप देती हैं, महीने में हो सकता है 15 दिन में देती हों अगर ज़्यादा लोग खाना खाने आ जाते होंगे, तो कैसा रहा है ये बजट आपके लिहाज से? एक्चुअली मैं वर्किंग हाउसवाइफ मुझे कहिए तो मेरा जो कंसर्न है ना वो घर और बाहर दोनों का कॉम्बो है सीरियसली। तो एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। तो मेरे कुछ इश्यूज है। पहली बात तो मैं खुश हूँ कि कुछ कई बजट के बाद सरकार कुछ मिडिल क्लास की तरफ टिल्ट हुई, उसने सोचा, क्योंकि अभी पिछले 3-4 बजट से मिडिल क्लास को सरकार इग्नोर कर रही थी, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था हम लोग के लिए। और माना जाता है कि मिडिल क्लास जो है वो रीढ़ है देश की, तो कम से कम सोचिए तो सही मिडिल क्लास के बारे में। हम तो ईमानदारी से सैलरीड पर्सन है, टैक्स भी दे रहे हैं, हम चीज़ें खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम बचा ही नहीं सकते। तो कम से कम हमारी इनकम को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो इनकम कैसे अपग्रेड की जाए? या तो सैलरीज बढ़ाइए या फिर जो हमारी जो सेविंग्स है, जो हम तिनका बचा के जमा कर रहे हैं बैंक में, उसको रिलैक्स करिए। सरकार सेविंग्स पर भी टैक्स लगा रही है, उससे जो इनकम हो रही है उस पर भी टैक्स लगा रही है। तो मेरा कुछ ये था कि भाई सेविंग्स को या तो रिलैक्स करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि इनकम टैक्स को लेके, क्योंकि एज ए हस्बैंड भी मेरे सैलरीड है, मैं भी सैलरीड पर्सन हूँ, हम टैक्स दे रहे हैं तो अब हम लोग को राहत मिलेगी इसमें। तो मैं खुश हूँ कि थोड़ा सा मिडिल क्लास की तरफ ध्यान दिया है। दूसरी एक बात जो है, जैसे आपने भी गैस की बात करी, तो मैं चूँकि घर का भी मुझे देखना होता है, किचन एंड ऑल, तो इस पर थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे पहले हम लोग गैस सिलेंडर लेते थे, महंगा हुआ, पर सरकार ने एक अल्टरनेटिव सोर्स पर ध्यान दिया, वो है सोलर एनर्जी। तो अब चूँकि हमने एक सोलर एनर्जी को प्रमोट किया, तो अब मैं ज़्यादातर इंडक्शन यूज़ करती हूँ, तो मेरा गैस का जो कंजम्पशन है वो कम है, तो मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ, मेरा बिजली का बिल भी कम आता है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे कार चला के ऑफिस जाना है, पब्लिक कन्वेंस अच्छा नहीं है, तो मुझे मजबूरन अपने व्हीकल पर जाना पड़ता है, तो मुझे फ्यूल डलवाना है। सरकार अल्टरनेटिव एनर्जी को क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? ग्रीन एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतना महंगा, मतलब महंगी कारें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए हैं, मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर सरकार फोकस करेगी, जो नहीं मिला। तो मुझे तो अल्टीमेटली फिर वही 90-100 रुपये के पेट्रोल पर या डीजल पर जाना पड़ रहा है। अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स अगर थोड़े सस्ते होते तो हम उस पर जाते। देखिए महंगाई तो बढ़ेगी, 50-60 के दशक में भी महंगाई थी, आप फिल्में उठा के देख लीजिए, तब भी महंगाई का रोना था, आज भी रोना है, हमेशा बना रहेगा। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, सैलरीज भी बढ़ रही हैं, पर अब डेवलपिंग नेशन है, अगर डेवलप्ड बनना है तो अल्टरनेटिव एनर्जी पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, बस इतना अच्छा है कि कोविड के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार ब्रूटल हो जाएगी, थोड़ा सा वो नहीं दिखा। सर ने जैसे कहा था, बुरा नहीं है, अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है। उम्मीद करते हैं अगली बार हमको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अगर मेरे पॉइंट्स और थोड़ा सामने आए तो। दूसरा मेरा कंसर्न शिक्षा है।
मिडिल क्लास होने की वजह से मेरा एक बड़ा बजट शिक्षा पर जाता है मेरे बच्चों की, और उसका कोई पैमाना नहीं है सर। जो गवर्नमेंट एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो बहुत ख़राब है। मतलब कोई इसमें मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम में से कितने लोग हैं जो प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी प्राइमरी स्कूल में। जो फ्री है वो हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम अवेल कर रहे हैं वो बहुत महंगा है, और उस पर कोई चेक पॉइंट नहीं है सर। आप कोविड के दौरान हमने तो बाद में बढ़ी हुई फीस पे की है, इस बार कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। करना है, कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा दिलानी है। तो शिक्षा पर सरकार को फोकस करना होगा। या तो सरकारी स्कूलों को इतना बड़ा बजट आप देते हैं तो या तो उनको अप टू मार्क करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई तो चेक लगाइए। ऐसी कौन सी किताबें कुछ स्कूल पढ़ा रहे हैं जिनके बजट, जिनकी फीस इतनी ज़्यादा है? तो मतलब एज ए हाउस वाइफ मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत मैनेज करना दिक्कत होता है, क्योंकि मुझे घर का बजट भी पता है और बाहर का भी पता है। तो बस अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। सरकार को ऑल्टरनेटिव पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा शिवेंद्र जी की बातों से लगभग जो हमारे सारे गेस्ट हैं वो सहमत हैं। हालांकि मैं वापस इनके पास जरूर आऊँगा, मेरे कुछ सवाल है, तब तक आप बोर ना होइए, आप तैयार रहिए, मैं वापस आपके पास आऊँगा। फिलहाल सुमन जी भी हैं, उनसे जानेंगे। सुमन जी, आप महिलाओं के लिए लगातार काम भी करती हैं और समूह भी चला रही हैं, कैसा देखती हैं आप ये बजट? क्योंकि महिलाओं के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, अगर आप बताना चाहें, आपको कुछ नजर आया कि हाँ ये चीज जरूर खास थी जिससे हमें डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है? देखिए, आज मैंने सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बजट है वो मैं बहुत बिजी थी और प्रॉपर देखा भी नहीं और सुना भी नहीं था, लेकिन जितना भी मैंने देखा और सुना उसमें सबसे पहले अभी जो एक पोर्शन होता है महिला के लिए उसके घर का, और खूबसूरत पोर्शन होता है, वो किचन होता है। और किचन एक ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है, अगर उसका जो बजट है वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग होगा तो सुख और समृद्धि हर परिवार में डेफिनेटली होगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो एक महिला बचत समान पत्र की बात की गई, उसमें यह है कि जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप 2 लाख रुपीस को अपना निवेश करते हैं तो उसमें आपको 7.5 आपको ब्याज मिलेगा। बचत की बात तब आती है जब महंगाई पे लगाम हो। हम अगर किचन की, आपने मुझे सवाल ही पूछा है गृहिणी के बारे में और किचन के बारे में, तो जितना मैं अपने जो मैं फेस करती हूँ या मैं महसूस करती हूँ कि जिनकी इनकम कम होती होगी या जिनकी आमदनी कम है उनको भी बहुत टफ होता है बहुत चीज़ों को उसमें से निकाल करके बचत करना। फिर महिलाएं ऐसा एक मतलब सोच रखती हैं कि हाँ, अगर मैं 10 रुपीज़ अगर मैं खर्च कर रही हूँ मेरे पास है तो उसमें मैं 2 रुपीज़ का बचत करूँगी। लेकिन अगर मैं किचन, फिर वापस मैं किचन पे आती हूँ, आप वहाँ पे दालें देख लीजिए कितनी महंगी है, बढ़ती ही चली जा रही हैं। कुछ दालें तो आम आदमी की पॉकेट से भी ऊपर हो गई हैं, वो नहीं खरीद पा रहा है, उसके आमदनी से भी ऊपर हो गई हैं। आप ऑयल के बिना तो कोई खाना, कोई पकवान, कोई कुछ भी डिशेस नहीं बनाई जा सकती है। और कुकिंग ऑयल का आप बजट देख, मतलब उसका प्राइस देख लीजिए कितना महंगा है। गैस की बात की है, फिर अभी जो पाइपलाइन सप्लाई हम लोगों की ये हो रही है, एलपीजी गैस सर्विसेज जो हैं उनका मतलब यूनिट के हिसाब से वो भी उतनी महंगी है। सिलेंडर और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैं क्योंकि खुद यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से, मुंबई से लेकर के यहाँ तक, उसमें कुछ नहीं है। कुल मिला करके आपने हमें एक स्टेप दिया, सेटिस्फैक्ट्री बजट में कह सकती हूँ, मतलब होल जितने भी सेक्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अदर उस पर व्यापारी हैं, सब कुछ का। लेकिन कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं है कि बचत से ही हर कुछ है, फिर बेरोजगारी आ जाती है, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रोजगार में बढ़ोतरी करिए। ठीक है, एक पोर्शन आप हमारा अगर मेरे हिंदुस्तान का देखते हैं तो हमारे वहाँ पे टैक्स पे कितने लोग हैं, मतलब कितने % लोग हैं, उससे क्या सरकार को कितना ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं,
कम है, वो जो हम लोग के खर्चे हैं उसके हिसाब से वो बहुत सारा कम है। गृहिणियों की अगर मैं बात करूंगी तो वो फिर एक ही हाईलाइट किया जा रहा है इसमें कि हाँ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 7.5 का हम लोगों को ब्याज मिलेगा, तो वो तो अलग पोर्शन हो गया। जो बचा सकते हैं या जो अच्छी जॉब पे हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कर सकते हैं। आम गृहिणी के लिए तो मेरे हिसाब से बजट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जब तक कि महंगाई पे लगाम न हो। महंगाई पे लगाम थोड़ी बहुत रोजगार से हो सकती है, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था से हो सकती है, और जो योजनाएं सरकार, ऐसा नहीं है सरकार योजनाएं नहीं दे रही हैं रोजगार के, लेकिन उसमें जुगाड़ तंत्र हावी न हो। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुँचें, वो सुविधाएं पहुँचें, वो एम्प्लॉयमेंट पहुँचें। बस मेरा यही है कि हाँ आगे बहुत बेहतर हो तो शायद किचन पे भी इसका असर पड़ेगा, और गृहिणियाँ का जो महिलाओं का एक अपना फेस है वो बस मुस्कुराता नजर आए। थैंक यू सो मच। तो महंगाई एक बड़ा कारण है, एलपीजी के दामों, सीएनजी के दामों, तमाम दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं वो किचन पर असर डाल रही है। लीना जी हैं अपनी सहेली के साथ बैठी हुई है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनके लिए बजट क्या कुछ खास रहा है। चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है उनके पास माइक पहुँच रहा है, और अपने साथ एक पर्सनल कैमरामैन जी लेके आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कैसा रहा है बजट आपके लिहाज से, और जब कल आप पकौड़ी, आज शाम को आप मान लीजिए पकौड़ी बनाएंगी तो क्या उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या तेल की क्वांटिटी जैसा कि दीप्ति और मैडम जी ने जैसा बोला, हमारे लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए किचन से ही सब रिलेटेड है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई हो, तो सबके घर में किचन है। और किचन में जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गैस सिलेंडर आप ले लीजिए, तेल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, चावल है। अब मैं आपको एक वो देती हूँ, पहले काला नमक आता था 65 पर केजी, अब आता है 90। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान कोई नहीं देता है। पर ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप किचन के भी आप अंदर झांक के देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ों में आप उसमें कम कर सकते हो। दालों में कम कर सकते हो, थोड़ा चावल में कम कर सकते हो, मसाले में कम कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो बस अन्य चीजों पर भी इफेक्ट तो पहुंच ही रहा है, लेकिन जब घर में कहीं ना कहीं खाना बनता है तो जहां पहले पनीर की सब्जी, रसगुल्ले साथ हुआ करते थे, वहां पे आज जो है वो प्याज है, आलू की सब्जी, खुद ही बता रही हैं। मैम आपकी सहेली से भी मैं जानना चाहूंगा, आप पहले अपना नाम जी, रुचि श्रीवास्तव है मेरी सहेली जी। मैम आप बताइए आपके किचन पर इस बजट का कुछ असर पड़ सकता है क्या? इतनी देर से जैसे ये बजट की बात हो रही है, एक बजट बनता ही इसलिए किसी देश की तरक्की या समाज की तरक्की हो जाए। तो मेन जो है किसी भी समाज की यूनिट जो है एक परिवार होता है, और हम परिवार की बैकबोन होते हैं एज अ। तो पूरे जो आपके यहाँ पे जितने स्पेशलिस्ट बैठे हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स में हैं, फार्मास्यूटिकल्स में हैं, तो ये अलग अलग अपने क्षेत्रों को देख रहे हैं, पर हम गृहिणियाँ इन सभी का मिला जुला प्रभाव देखते हैं, क्योंकि ये सारी स्ट्रीम्स हमारे घर से ही निकलती हैं और ये समाज और देश दोनों पे फ़र्क डाल रही हैं। जैसे हमारी फ्रेंड पहले ही बता चुकी कि हम पे सिर्फ चीज़ों का या रसोई का ही प्रभाव नहीं है, हमारे बच्चे हैं, प्लस हॉस्पिटलाइजेशन जो है या मेडिसिन है, इन सब को हम अवेयर करें तो ये जितनी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इन सब का प्रभाव हमारी गृहस्थी पे बहुत पड़ा है। पिछले 1 साल में हमारा बजट 10 से 15% अब तक बढ़ चुका है, और 10 से 15 किसी भी मतलब 1 साल अगर 10 से 15% हमारी उस पर आपकी जो इनकम सोर्स है वो 10 to 15 आपका किसी का भी इन्हेंसमेंट नहीं होता है सैलरी में, बट आपके अगर 1 साल में सोचिए ग्रॉसरी पे 10 to 15% अगर बर्डन आ रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए। जैसे अब्रॉड्स में भी बेसिक नीड्स उन्होंने बहुत लो लेवल पे रखी हुई है, तो यहाँ अगर हमें जैसे लो जो पुअर वो गरीबी रेखा के नीचे उन्हें मुफ्त राशन मिल जाता है, हाई क्लास वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर मिडिल क्लास को वो बीच में मरता है। जबकि सबसे अच्छा टैक्स पेयर हम ही होते हैं, मिडिल क्लास वाले, जो हम सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, ईमानदारी से पे कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा हम ही ना हमें सरकार का मुफ्त राशन मिल रहा होता है, ना ही हम इतना अफोर्ड कर रहे होते हैं। तो वो जो बीच की मार है वो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा सहनी पड़ती है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास वालों के लिए भी वो कुछ
गृहस्थी या एजुकेशन, इन सब में थोड़ा सा सोचे, क्योंकि हमारे ऊपर जैसे एजुकेशन का है, मेडिसिन, अगर हम मेडिसिन में जाते तो हमारा पूरा बजट हिल जाता है। अगर आपके घर से कोई एक पर्सन एडमिट हो जाए तो, और वो 10 से 15 दिन के लिए, तो आप पिछले 1 साल नहीं 2-3 साल का बजट वो आपका हिला देता है आगे के लिए, क्योंकि आपकी सेविंग्स चली जाती हैं। आपके कभी कभी होता है कुछ चीज़ें आपने जो फ्यूचर के लिए प्लान की होती हैं वो फिर ब्रेक हो जाती हैं, आप मतलब आपके लिए बैक स्टेप हो जाते हैं। तो थोड़ा जो बजट आया है इट्स नॉट वेरी होपफुल, बट ये है कि वो हम पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेगा। वो ये दिख रहा है हाँ जितना था वही हम सस्टेन करेंगे। अगर हमारा बर्डन सस्टेन भी है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना, तो हम बढ़ने के लिए सोच सकते। बट चलिए ठीक है, अगर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता हमारे लिए, कुछ इसमें कमी आ जाती तो वो और अच्छा था। तो अच्छे और बेहतर की उम्मीद सभी को होती है, लगातार इसके लिए काम भी किया जाता है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी ये सोचती है कि कैसे जनता का भविष्य और बेहतर किया जाए, और इसीलिए तमाम योजनाएं, चाहे वो सरकारी योजनाओं के रूप में हो, चाहे वो अन्य परियोजनाओं के रूप में हो, लगातार लाने की भी कोशिश की जाती है। और जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया था, कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया गया है या इससे पहले जो बजट पेश किए गए उनमें उसकी झलक देखने को मिली, इसमें भी ये झलक देखने को मिली है। आदेश जी हमारे साथ हैं और उसके बाद फिर हमारे एक व्यापारी साथी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, आदेश जी से जानेंगे, एक युवा भी हैं और फार्मासिस्ट की दुनिया में, फार्मेसी के जो क्षेत्र में लगातार काम भी कर रहे हैं। आदेश जी, आपके लिहाज से बजट कैसा रहा है? सबसे पहले मैं अपने वित्त मंत्री जी को मैं स्वागत करूंगा, इसलिए कि क्योंकि इन्होंने हमारे फार्मा सेक्टर में रिसर्च सेंटर को लेके अच्छा निवेश किया है। निवेश करने की हम लोग आशा भी करते हैं, लेकिन सारी पॉइंटों के साथ में मुझे एक और पॉइंट बोलनी पड़ रही है आज, कि जो युवा वर्ग है सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए है कि इसमें जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात कर दिए हैं, तो युवाओं का पूरा खर्चा एक प्राइवेट नौकरी करने में 5-6 हज़ार रुपये कमा के कोई नहीं कर सकता है। अगर आज को चलिए ठीक है, आज वो अकेला है, लेकिन 5 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उसके एक पास एक बच्चा होगा, फिर उसके पास में तो 2 in 1 हो जाएगा ना, फिर 3 in 1 हो जाएगा, तो उसके पास 3 लोगों का खर्चा 6 हज़ार में चलाना हमारे हिसाब से आज की डेट में इम्पॉसिबल है। जैसा कि 1200 का एक सिलेंडर है और 250 का एक किलो का कड़वा तेल है, तो अगर यही चीज़ें देखी जाएंगी तो उसके बाद आगे लड़के को पढ़ाना भी है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे फार्मा सेक्टर की बातें जो उठ रही हैं अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे बिजनेस के लिए हमारे दी जाएँ, हमारे डी फार्मा है, बी फार्मा है, एम फार्मा है, PhD होल्डर्स हैं जो ये अच्छे रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी डालने के लिए उनको कम ब्याज देना पड़े, जैसे वो लोन ले रहे हैं तो उनको कम ब्याज देना पड़े। सबसे मेन टॉपिक ये है। देखिए, इसमें जो यूथ है अपना ये अच्छा काम करेगा, और आज की डेट में हमारे हिसाब से देश की, अगर देश में कोई काम कर रहा है तो यूथ ही काम कर रहा है। और उसके बाद जैसे हेल्थ सेंटर में काम करना, तो हमारे हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, अच्छा हुआ है, लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं कि बजट हम हेल्थ सेक्टर के लिए आया है। युवाओं के लिए लगातार काम करने की भी जरूरत है। व्यापारी नेता हमारे पास आकाश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनके लिहाज से बजट कितना महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उम्मीद आगे कायम भी रहेगी। आकाश जी, आपसे पूछेंगे क्या रहा है बजट, एक निचोड़ अगर आप बताएं, उसके बाद से एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग जो है वो करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगे, उनको भी कुछ जो जानकारियां हैं वो भी लेने की जरूरत है, क्योंकि वो भी चाह रहे थे, कुछ कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। और सभी मेहमानों से मैं कहूंगा कि अपने सवाल और जवाब दोनों तैयार रखें, क्योंकि वो भी कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं। आकाश जी, आप जरूर बताएं। अभिषेक जी, सबसे पहले डेली इंसाइडर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने जो है इस मुद्दे पे बहस की, लेकिन मुझे लगता है व्यापारियों को कुछ नहीं मिला इसमें। बजट से हमें सिर्फ निराशा ही मिली है। छोटे व्यापारी आप भी निराश बैठे हैं। सबसे पहले शिक्षा है, दवा है, इस पर टैक्स कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। मोदी जी ने शुरू में कहा था जब GST लाए थे 1 राष्ट्र 1 टैक्स, लेकिन वो नहीं है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस पे 56% ऊपर टैक्स है, जिससे महंगाई चरम पे है। मेरे हिसाब से इसे जो है GST मिलाना चाहिए था, तो काफ़ी महंगाई पर असर पड़ता, जो नहीं लाए हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस बहुत महंगी है। आम व्यापारी
इससे त्रस्त हैं। तो व्यापारी त्रस्त है और कहीं ना कहीं सरकार को भी और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जो कर रही है उससे और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इन प्रयासों को तभी तेज़ी मिलेगी जब सरकार ये सोचेगी कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएं हैं वो पहुँचे और ज़मीनी स्तर पर योजनाएं पहुँच के उनका लाभ भी लोगों को मिले। तो अब सवाल जवाब का सेशन भी हम शुरू करते हैं। हमारी टीम शैलेंद्र जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, हमारी जो रिपोर्टिंग टीम है प्राची तिवारी, आयुषी निगम, इन लोगों से भी सवाल मैं कहूँगा कि वो हमारे गेस्ट से पूछें और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें। अगर इस बजट से रिलेटेड कोई डाउट उनके पास है तो ज़रूर वो पूछें। हमारे सारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। शैलेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा सर शिवेंद्र सर से सवाल है कि जो सरकार ने 7 लाख रुपए की जो बढ़ाई अभी तक जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी उसको आयकर नहीं देना होता था, टैक्स नहीं देना होता था, अब उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इससे आप इसे आसान भाषाओं में समझाइए कि मतलब एक आम एम्प्लॉय या आम व्यक्ति पर इसका कैसे असर पड़ेगा, उसे इसका लाभ कैसे मिलेगा। जो ये 7 लाख की छूट दे रहे हैं कि आपकी आमदनी अगर 7 लाख रुपए सालाना होगी तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा, तो इसमें आम आदमी को वो कैसे समझेगा कि इसे मुझे कैसे लाभ मिल रहा है इसका। पहली बात तो उन्हीं को लाभ मिलेगा जो जिनकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। जिनकी इनकम 5 लाख से कम की है तो उनको तो उसके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो जिनकी भी इनकम 5 लाख के ऊपर है या 6 लाख के ऊपर, अगर कुछ इनकम वो टैक्स के फॉर्म में जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास तो उनको नहीं जमा करना। तो अगर मान लीजिए अगर आप की 7 लाख रुपए इनकम है तो आपको कुछ पैसा बचेगा जो टैक्स के रूप में आप गवर्नमेंट को देती है, तो वो पैसा आपकी सेविंग के रूप में हो जाएगी। लेकिन इसलिए जरूरी है कि आपकी इनकम 7 लाख तक रहे। अगर वो 6,99,000 वो भी पूछ सकते हैं? हाँ, अरे बिल्कुल, आप क्यों नहीं पूछेंगे? हाँ, अगर आप 6,99,000 है तब भी आप एक्सेप्टेड हैं उस लिमिट से, आप बच सकते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली आम मिडिल क्लास की इनकम 7 लाख मिडिल क्लास की ही इनकम होती है। 10 लाख तक भी आप कहते हैं, अगर गवर्नमेंट 10 लाख तक का भी लिमिट कर देती तो गवर्नमेंट को ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। तो अगर इस लिमिट को और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर भी पिछले 3-4 सालों में 2 लाख का ये जंप है, दैट इज सिग्निफिकेंट। और हमें लगता है आगे आने वाले सालों में ये लिमिट और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली जनता मिडिल क्लास के लिए बेनिफिशियल कीजिए। लेकिन सर मिडिल क्लास में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी सालाना आय 3 लाख की कंप्लीट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। तो मुद्दा यही है, देखिए प्रॉब्लम यही है, मुद्दा ये है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, राइट। और हम ये डिमांड करते हैं कि एजुकेशन फ्री हो जाए, हेल्थ फ्री हो जाए, तो कहाँ से हो सकता है? क्योंकि पैसा क्या है ना, एक तरफ से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगी, उसी रेवेन्यू को यूज करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। गवर्नमेंट पास जितना पैसा आएगा उसी को गवर्नमेंट खर्च करेगी। और उसमें भी अगर आपको लगे तो आप जो डेफिसिट है, घाटा, गवर्नमेंट खर्चे जारी कर रही है और गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है उसकी तुलना में कम है, तो गवर्नमेंट के हाथ भी बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाना चाहिए, जो जरूर बढ़ाना चाहिए, जो आज जीडीपी का 2.9% है एजुकेशन पे खर्चा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, ये बढ़ करके 6% तक होना चाहिए जैसा आप लोगों ने कह रहे हैं। लेकिन बात ये, अगर ये 6% कर देंगे तो जो हमारा वेलफेयर स्कीम पे जो खर्चा हो रहा है, जो कैपेक्स मतलब अगर इंफ्रा बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उस पर से खर्चा हमें कम करना पड़ेगा। तो अगर आप बाकी अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो लॉन्ग रन ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो अगर लॉन्ग रन ग्रोथ करना है तो सब्सिडी आपकी कम करनी पड़ेगी। तो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है मिडिल क्लास के लिए, और हम सब जान रहे हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पूरे ग्लोबल लेवल पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रशिया के वॉर की वजह से हो जाए, एडिबल आयल, जैसा आप सब लोग की प्रॉब्लम ये है। एडिबल आयल का जो मेजॉरिटी है वो हम लोग यूक्रेन से इनफैक्ट इम्पोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पोर्शन इम्पोर्ट कर रहे थे। वार हुआ, प्राइस बढ़ गई क्योंकि वहाँ से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा। तो ग्लोबल चेंज जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अमेरिका पिछले 30-40 साल को सबसे अधिक महंगाई झेल रहा है इस टाइम, और वहाँ पे इसलिए लगातार जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है महंगाई की, और आरबीआई आप देख रहे होंगे इसीलिए जो है इंटरेस्ट रेट लगातार इंडिया में बढ़ा रही है। पहली बार इस क्वार्टर में जाकर के कई पिछले क्वार्टरों में 6% से नीचे महंगाई है। तो महंगाई कम करना, एट द सेम टाइम आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटी में भी खर्चा बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप इनकम 100 रुपये है, आपको खर्चा कर रहा है 150 रुपये खर्चा कर रहा है, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं गवर्नमेंट और खर्चा करे, और हम चाह रहे हैं 100 की जगह 90 रुपये गवर्नमेंट को दें। तो है प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बजट बनाया है जिसमें हम सेल थ्रू मतलब बच जाके निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक सवाल मेरा अनुपमा मैम आपसे और नीरज सर आपसे भी है कि इस बजट में रिफॉर्म पर फोकस किया गया है, तो अपने अपनी भाषाओं में और अपने अपने लहजों में समझाने की कोशिश की कि कैसे रिफॉर्म पर जो है वो फोकस किया गया है। सबसे पहले मैं नीरज सर से कहूँगा, सर आप ज़रूर बताएं। देखिए, रिफॉर्म या सुधार की जो भी बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम इससे पहले कहाँ पर थे और किस तरीके से काम कर रहे थे, अब हम कहाँ पर हैं। जैसे कि एक रिफॉर्म मैं अगर एजुकेशन के सेक्टर को लेके कहूँ या फिर यूथ के लिए सेक्टर को लेके कहूँ, तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि एआई को लेके हमने कहा है कि हम एआई पे ऊपर काम करेंगे और एआई की कई सारी लैब्स आनी है, 100 लैब्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि उस पर वो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा जो रिफॉर्म है वो हमारे कौशल विकास के केंद्र जो हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्कीम्स जो NDA 1 के साथ में लेके आए थे, फिर उसको आगे किया है, उन्होंने 4.0 पे आए हैं। तो 4.0 है तो इसका मतलब है कि हमने ये जाना है कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम पे हमें क्या जरूरत है, कि मतलब कि आज के यूथ को हमें क्या सिखाना है कि जिससे उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और साथ ही साथ में अगर वो मान लीजिए कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहा है तो अपने साथ में कितने लोगों को लेके आ सकते हैं। उनसे एक सवाल है, उनका ले लेते हैं। जी रामी जी। मेरा सवाल सुरेश जी से है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं। अभी बहुत सार्थक परिचर्चा हुआ बजट पे लेके, लेकिन सबसे गूढ़ समस्या जो है कि बजट अलॉट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यकाल पूरा हो जाता है सांसदों का, विधायकों का, वो बजट खर्च भी नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे अदम गोंडवी जी ने बहुत पहले लिखा था, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। तो सारी समस्या का जड़ हमको लगता है कि यहीं आके अटक जाती है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बजट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो फॉलो कितना हो पाता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसको कैसे और सुधारा जा सकता है, इस पर अपनी राय दे दीजिए। ये आपने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि ये सरकार, वित्त मंत्री, ये लोग पॉलिसी बना सकते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लोगों के पास होती है, और उसमें जनता की भी होती है कि हम कितनी इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत बड़ी समस्या है भारत में, चाहे वो बहुत सारे सेक्टर्स में बजट आता है, यूनिवर्सिटीज़ में बजट जाता है, बजट वापस हो जाता है, बहुत सारे सांसद निधि, विधायक निधि है, उनका पैसा खर्च नहीं हो पाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत बड़ी कमी है। ये सीधे दर्शाता है कि जिनको पैसा अलॉट हुआ है या जो अकाउंटेबल पीपल है वो इफिशिएंट नहीं है या कैपेबल नहीं है करने के लिए। और हम जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को कैपेबल बनाने की कोशिश करें और सही लोगों का चुनाव करें, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या, इसका समाधान हो जाए तो सब चीज़ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। फिर सर, मैं जानना चाहती हूँ, अधिकतर लोगों का यहाँ पे पक्ष था कि जो बजट है वो संतोषजनक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बजट जो है वो संतोषजनक कैसे है? क्योंकि बजट पेश होने से पहले भी और बजट पेश होने के बाद भी हमने कई लोगों से बातचीत की, उसमें जो दुकान के पास ठेले लगाने वाले लोग हैं वो भी, जो उद्यमी हैं वो भी, और साथ ही साथ जो गृहणियाँ हैं, इन तमाम लोगों से बातचीत की। तो मेरा 2 सवाल मतलब सामने आ रहा है। पहला ये कि उद्यमियों के हिसाब से इसमें जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको उनके लिए कोई भी बजट में हिस्सा नहीं है। और जो सेकेंड है कि अगर हमारा प्रोडक्शन घटा है तो हमारी जो GDP है वो बढ़ी कैसे है? तो मैं इस पर अपना जो है डाउट आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आज जो प्रस्तुत किया गया है बजट, उसमें जो हम लोग की उम्मीदें जो थीं, जैसे कि छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के बाद से देखिए काफ़ी दिक्कतें तो देखिए आईं। इधर एक साथ से कुछ ग्रोथ किया है व्यापार भी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, लेकिन GST से जो हम लोग को राहत चाहिए थी, GST काउंसलिंग से, जैसे कि वित्त मंत्री जी GST की काउंसलिंग कई बैठकें हो चुकी हैं, उसमें कई प्रपोजल हम लोग संगठन से भी गए, व्यापार मंडल से, कि GST की दरों को और सरलीकरण कर दें, जिससे कि छोटा और बड़ा व्यापारी जो उसमें टैक्स पेड कर रहा है उसको राहत मिल जाए और आपका भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास भी किए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस बजट में तो इस तरह का कुछ नहीं आया। लेकिन आगे GST काउंसलिंग की जो अगली बैठक होगी, मुझे लगता है उसमें छोटे व्यापारियों को, खासकर मध्यम व्यापारियों को राहत देने का काम करेगी सरकार, उस पर GST कम करेगी, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि विदेशी चांदी पर उन्होंने आयकर का शुल्क बढ़ाया है, जिससे स्वदेशी चांदी को बढ़ावा मिल सके, है ना। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये बजट उद्योग और व्यापार के लिए भी उपयोगी साबित होगा। पहला सवाल आपका था कि MSME सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, राइट? यही था ना? नहीं, माइक्रो और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। हाँ, वही मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, नहीं वही चीज़ है। तो सरकार ने इस बार जो है इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ रुपए डाले हैं,
और जैसे मान लीजिए कोई एमएसएमई इंडस्ट्री है, अगर कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पा रहा है, तो 90% रिफंड की बात की है गवर्नमेंट ने इस बजट में। अगर उसको लॉस हो रहा किसी वजह से, मान लीजिए कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाया, तो 90% विदाउट एनी इंक्वायरी उनको रिफंड करने की बात गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में की है। तो एक तरीके से उनको एक सहायता देने वाली बात है। और एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट जो है अपनी मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू या स्किल इंडिया के थ्रू कई सारे तरीके से आपको फंड प्रोवाइड कर दे रही है, सब्सिडाइज रेट पे उस पर मिल रहे हैं। मुद्दा ये है कि अवेयरनेस कितना है और लोग इस पॉलिसी से कितना बेनिफिट लेते हैं या इन पॉलिसी को कितनी इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मुद्दा सारा यहीं पे आता है। जैसे दूसरा बात आपने कहा कि इस बार ग्रोथ रेट, ये जो प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन घटा नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ने की रेट कम हुई है इस क्वार्टर में। इसके पहले वाले क्वार्टर में प्रोडक्शन जो है डबल डिजिट में बढ़ रहा था, इस बार सिंगल डिजिट में बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ने की रेट कम हो गई है। इसलिए ओवरऑल जो जीडीपी है, और हम सब जानते हैं जीडीपी में केवल आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं है, उसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एज वेल एज सर्विस सेक्टर है। तो तीनों सेक्टरों का योगदान रहता है। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा रहता है, मोर देन 50% रहता है। तो जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन ये है कि अभी काम बहुत करने की बात है, तो धीरे तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसा मैम ने कहा कि ग्रोथ ज़्यादा है, डेवलपमेंट कम है, तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज़्यादा काम करना होगा। जो पॉलिसीज़ को अगर हम सही से इम्प्लीमेंट कर पाएँ तभी हो सकता है। तो आसान भाषा में हमने समझा कि कैसे ये बजट खास रहा है और कैसे आने वाले समय में ये बजट देश को तरक्की की दिशा की और आगे लेकर जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सभी मेहमान हमारे इस न्यूज रूम में मौजूद थे, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि डेली इंसाइडर के न्यूज रूम में आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अपनी कैमरा टीम से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। बाबूलाल जी हैं, अनुराग जी हैं, ये वो दोनों लोग हैं जिनकी वजह से पूरा शूट जो है वो कंप्लीट हो पाया। हालांकि कुछ टेक्निकल इशू जरूर हुए थे, लेकिन शूट जो है वो पूरा हो चुका है। और अगर बात की जाए हमारी एडिटोरियल टीम की, तो एडिटोरियल टीम में हमारे शैलेंद्र जी, राघवेंद्र जी, प्रिया जी और दोनों हमारी जो युवा पत्रकार साथी हैं आयुषी और प्राची, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके की चर्चा का आयोजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में जनता के मुद्दों की जो बातें हैं, जो हल उनके निकल सकते हैं, उनको जनता तक जरूर पहुंचाएं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।